बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरुतलन अयाज। और स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 में स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस इंडस्ट्री में कहाँ पर यूज़ हो रहा है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हमने स्टडी किया था कि ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करते हुए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में कहाँ इंपॉर्टेंट है, या इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल हो रहा है और किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। स्टूडेंट्स, हमारी सराउंडिंग में जो ग्रुप 1 या ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये नेचर में आप कह लें कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो ये हैलोजेंस के साथ इन्होंने कंपाउंड बनाया होता है, जैसे कि सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या ऑक्सीजन के साथ इनके कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम हमारे पास नेचर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम बॉक्साइड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं होता। हम कोई सिंपल प्रोसीजर यूज़ करते हुए इन्हें अलग नहीं कर सकते। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से मेटल की एक्सट्रैक्शन करवाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन या फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो यहाँ हमारी फर्स्ट डिस्कशन में आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन करवाएंगे बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। ठीक है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है जो हमने मोल्टन स्टेट में लिया है। मोल्टन स्टेट किसे कहेंगे स्टूडेंट्स, कि जब आप NaCl सॉलिड को मेल्ट करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मेल्टेड फॉर्म ऑफ NaCl, दैट इज मोल्टेन NaCl। ठीक है, अब जो सेल यूज होगा सोडियम की एक्सट्रैक्शन के लिए उसे हम क्या कहते हैं, डाउन सेल। ये अपरेटस है आपके सामने, ये डाउन सेल है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मोल्टेन NaCl लिया हुआ है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड दैट इज मेड अप ऑफ आयरन, और एनोड जो है वो आपके पास ग्रेफाइट है। ठीक है, एनोड इज ग्रेफाइट और कैथोड किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, बैटरी ऑन हुई है, तो आप देख सकते हैं कि कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी सोडियम आयन से अट्रैक्ट हुए हैं। यहाँ पर कैथोड पे रिडक्शन होती है, सोडियम आयन से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेंगे और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट होता जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है, या आप सॉरी कह लें कि क्लोराइड आयंस जो हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे और क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है। ठीक है, दैट इज अबाउट डाउन सेल। अब हम इन रिएक्शंस को अगर डिटेल में देखें तो हमने कहा कि डाउन सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो हमने यूज किया है दैट इज NaCl मोल्टन स्टेट में। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स हमारे पास एनोड दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन और यू कैन से ग्रेफाइट। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास कैथोड जो है दैट वाज मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन कैथोड था। अब एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो NaCl जो मोल्टन स्टेट में है वो किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस लिक्विड स्टेट में मौजूद हैं। ठीक है, क्लोराइड आयंस जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब 2 क्लोराइड आयंस होंगे तो Cl2 गैस लिबरेट होगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। स्टूडेंट्स, अब कैथोड पे क्या हो रहा था, कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन थी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस सोडियम आयंस इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और सोडियम सॉलिड स्टेट यानी सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एनोड पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे, इधर हम बैलेंस कर लेते हैं। 2 सोडियम एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए और 2 सोडियम सॉलिड आप कह लें कि 2 Na सॉलिड हमारे पास आ गया। अब ओवरऑल रिएक्शन हम लिखने लगे
2 Na पॉजिटिव आइंस लिक्विड स्टेट है, क्लोराइड 2 लिक्विड स्टेट में आइंस, और आपके पास 2 एटम्स ऑफ सोडियम एज सॉलिड एंड क्लोरीन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट लिबरेट होगी। तो इस तरह से डाउन सेल को यूज करते हुए हमने सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल पे ये प्रोसीजर हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्दर हम और कौन से मेटल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल को भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में हम लेते हैं, और इसी तरह से कैल्शियम जो है Cl2 लेते हैं। ठीक है, तो ये आइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, Mg पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइट में कैल्शियम पॉजिटिव 2 एंड क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। अब इनकी एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स? एट एनोड एंड एट कैथोड। ठीक है, एनोड का तो स्टूडेंट्स क्योंकि ऑक्सीडेशन है, दोनों में क्लोराइड आइंस हैं, तो Cl नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl2 गैस इस तरह से बन जाएगी दोनों में। कैथोड पे क्या होगा, मैग्नीशियम के केस में कैथोड में क्या होगा कि मैग्नीशियम जो है वो +2 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेगा और मैग्नीशियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि कैल्शियम क्लोराइड में कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा कि कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेगा और कैल्शियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो कैल्शियम है ये कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है। इसी तरह मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम जो है कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप मैग्नीशियम और कैल्शियम को भी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऑक्साइड बनाया होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम खाली एल्यूमिनियम लें इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तो हमें इसको किस में, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करना होगा। स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, दैट इज 2045 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो ये तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। इस मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ क्रायोलाइट जो है इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इन दो का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं और इनके इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम एज मेटल। अगेन एल्यूमिनियम कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पे, क्योंकि एल्यूमिनियम के पॉजिटिव 3 आइंस मौजूद होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा एट कैथोड। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ होगा, एट कैथोड। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एल्यूमिनियम को भी इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉस्टिक सोडा। यानी इंडस्ट्रियल स्केल पे कॉस्टिक सोडा को हम प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। यानी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या आता है, दैट इज NaCl का एक्वस सोल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। बेसिकली ये कैसे बनेगा कि NaCl सॉलिड, नमक को आप सिंपल वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये Na पॉजिटिव एक्वस, इसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है ब्राइन। ठीक है, NaCl का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। स्टूडेंट्स, अब नेल्सन सेल वो सेल है जो कि इंडस्ट्रियल स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए। ठीक है, ये वो अपरेटस है, नेल्सन सेल इसका नाम है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स हम कास्टनर केल्नर सेल को भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए।
इनके अंदर इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज होते हैं स्टूडेंट्स? अब आप देखें यहाँ पर कैथोड जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्टील और मरकरी, और इसी तरह से एनोड जो है दैट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम। स्टूडेंट्स हम पूरा सेटअप यहाँ पर देख सकते हैं नेल्सन सेल का। अब आप यहाँ पर देखें कि जो एनोड है दैट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम, और जो कैथोड है वो हम मरकरी भी लेते हैं और स्टील का भी कैथोड ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं और नेगेटिव आयंस हमारे पास क्या हैं, क्लोराइड आयंस हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ एक्वस सॉल्यूशन NaCl की, जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराना स्टार्ट की, तो हम देखते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा, क्लोराइड आयंस जो हैं वो पहुंचेंगे एनोड पे और वहां पर ऑक्सीडेशन होगी और क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स कैथोड पे सोडियम आयंस जो हैं वो रिड्यूस नहीं होंगे, बल्कि इसकी जगह क्या हो रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी रिडक्शन हो रही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन में अब आपके पास क्या बच गया है, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस, और सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, कॉस्टिक सोडा। तो इस तरह से नेल्सन सेल को यूज करते हुए हम इंडस्ट्रियल स्केल पर कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसके रिएक्शंस को हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं कि एनोड पे हमने क्या कहा था कि क्लोरीन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज होगी, ये रिएक्शन आएगा। ठीक है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था, यहाँ पर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात हो NaCl की, ठीक है, यहाँ पर हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया है, तो एनोड पे क्लोराइड आयंस क्यों डिस्चार्ज हुए हैं, उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स आपके सामने जो टेबल है वो हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में 2 आयंस थे, क्लोराइड आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस। अब दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा। इस टेबल के मुताबिक हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं उनकी एबिलिटी ज्यादा है टू डिस्चार्ज अर्ली। ठीक है, यानी वो पहले डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, क्योंकि वो लेस स्टेबल हैं। क्लोराइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, और जो जितना आयन स्टेबल होता है वो कम डिस्चार्ज होता है, यानी वो बाद में डिस्चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स इस टेबल के अकॉर्डिंग तो हाइड्रोक्सिल आयंस को डिस्चार्ज होना चाहिए था और ऑक्सीजन गैस रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर भी काउंट कर रहा है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन हमारे सॉल्यूशन में ज्यादा थी, इस वजह से क्लोराइड आयंस जो हैं वो एनोड पे डिस्चार्ज हुए हैं और हमारे पास क्लोरीन गैस एज अ प्रोडक्ट जो है रिलीज हुई है। और कैथोड पे क्या हो रहा है, वाटर जो है इस तरह से रिड्यूस हुआ है, हाइड्रोजन गैस बनी है, हाइड्रोक्सिल आयंस ये रिलीज हुए हैं, और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन गैस से रिलीज हुए थे वो यहाँ पर एड अप हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन में कौन से आयंस है, सोडियम आयंस है, और ये हाइड्रोक्सिल आयंस आपस में मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं कि 2 क्लोराइड आयंस प्लस 2 Na पॉजिटिव प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, दे विल गिव यू हाइड्रोजन गैस एज बाय प्रोडक्ट, क्लोरीन गैस एज बाय प्रोडक्ट, और साथ ही आपके पास 2 Na पॉजिटिव एंड 2 हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद होंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सिल आयंस, और ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, कॉस्टिक सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस की आती है, दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि अगर कोई इम्प्योर एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, एलिमेंट के अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, तो हम उसको प्योरीफाई करने के लिए भी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
होता क्या है कि इसके अंदर जिस भी एलिमेंट की हमें प्यूरिफिकेशन करनी होती है हम उसको एनोड बना देते हैं, ठीक है। एनोड इज टेकन एज इम्प्योर कॉपर, ठीक है, कॉपर एलिमेंट की प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं, और कैथोड हम क्या ले लेंगे, प्योर कॉपर रॉड, ठीक है। थिन कॉपर रॉड होगा जो कि प्योर होगा, और साथ ही हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट दैट इज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस। यानी जिस भी आपने एलिमेंट को प्यूरिफाई करना है उसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर हम इम्प्योर कॉपर को प्यूरिफाई करेंगे। इम्प्योर कॉपर को हमने एज एन एनोड लिया है और प्योर कॉपर रोड को हमने कैथोड लिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट का जो हमारा सोल्यूशन है दैट इज ऑफ कॉपर सल्फेट। इसके अंदर कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस मौजूद हैं। ये सारा सेटअप जो है बैटरी के साथ कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स जब हमने बैटरी ऑन की तो हमने देखा कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, जो इम्प्योर कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर सॉलिड जो है कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। ये कॉपर आयंस जो हैं कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वहां पर रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर रहे हैं, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होके कैथोड पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा स्टूडेंट्स हमारा एनोड जो है उसकी विड्थ कम होती जाएगी, वो बारीक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इम्प्योर कॉपर में कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो रहा है और वो फर्दर डिपॉजिट होता जा रहा है कैथोड टर्मिनल पे, ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रोड पे वो डिपॉजिट हो रहा है। एक टाइम आएगा कि एनोड जो है हमारा वहां पर सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज डिपॉजिट हो जाएंगी और अब आप देख सकते हैं कि कैथोड पे तमाम जो कॉपर मेटल है वो डिपॉजिट हो चुका है और एनोड पे सिर्फ आपको इम्प्योरिटीज नजर आ रही हैं। तो अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टॉप कर देंगे और अब जो हमारा कैथोड है दैट इज आवर प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉपर को प्यूरिफाई किया। हम फर्दर और एलिमेंट्स को भी प्यूरिफाई करते हैं। इसी तरह से गोल्ड को भी इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए से आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। फर्दर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज प्रेपरेशन ऑफ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम को बनाने के लिए भी हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम होता क्या है कि हम एल्यूमिनियम मेटल पर क्या डिपॉजिट करवाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस लेयर को यानी एल्यूमिनियम के ऊपर ये जो हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अटैच करवा दी है, इस तरह की एल्यूमिनियम को हम क्या कहते हैं, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। अब इसका मकसद क्या होता है कि क्यों हम इस तरह से एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट करवाते हैं स्टूडेंट्स। इसका मकसद ये होता है कि हम इस एल्यूमिनियम को कोरोजन रेजिस्टेंट बना सके, रस्टिंग से बचा सकें और फिर इस एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम से इस तरह की चीजें बनेंगी जो कि हम चाहते हैं कि वो रस्टिंग से महफूज हो, ठीक है, उनकी रस्टिंग ना हो। जैसे कि स्टूडेंट्स ऐसे पार्ट्स जो पानी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, सी प्लेन्स हैं, इनके आप देख सकते हैं कि जो पार्ट्स पानी के साथ अटैच होते हैं वो हम एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम से बना सकते हैं। इसी तरह से ऑटो पार्ट्स भी बनते हैं एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम के। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम हम किस तरह से बनाते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हम एल्यूमिनियम मेटल को एज एनोड ले लेते हैं, ठीक है, और इसको डिप करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या क्रोमिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट होती जा रही है दैट इज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब आप एनोड को जो कि हमारा एल्यूमिनियम है इसको निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मौजूद है। स्टूडेंट्स अब इस लेयर को अगर आप गौर से देखें तो ये पोरस होती है। इसकी क्या वजह है, पोर्स क्यों बनते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ये एसिड में डिप होती है। एसिड जो होता है वो कुछ पार्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का डिसॉल्व कर देता है जिसकी वजह से इसके अंदर इस लेयर में पोर्स बन जाते हैं। इन पोर्स की वजह से जब आप इस लेयर को, इस पोरस लेयर को डाई करेंगे यानी पेंट करेंगे
तो जो हमारी डाई है वो इस लेयर के साथ ज़्यादा अच्छी अटैच होगी, क्योंकि जो डाई है आप देख सकते हैं वो पोर्स के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो फ्रेशली एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम होता है वो हाइड्रेटेड होता है और वो अच्छी तरह से डाई को एब्जॉर्ब कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की, और हमने ये भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है ऐसे पार्ट्स बनाने के लिए जो हम चाहते हैं कि वो रस्टिंग से महफूज रहें, ठीक है। ऑटो पार्ट्स हैं, एरोप्लेन के पार्ट्स हैं, ठीक है। लास्ट एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। इसके अंदर होता क्या है कि हम एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट करवा देते हैं, ठीक है। जिस भी आपने मेटल को डिपॉजिट करवाना होता है उसको हम क्या ले लेते हैं, एज एनोड ले लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, और जिस मेटल के ऊपर हमने डिपॉजिट करवाना होता है लेयर उसको हम क्या ले लेते हैं, एज कैथोड ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर स्पून के ऊपर गोल्ड की लेयर लगाना चाहती हूं तो मैं स्पून को कैथोड बना दूंगी, और क्योंकि मैं गोल्ड मेटल की लेयर स्पून पे डिपॉजिट करवाना चाहती हूँ इसलिए मैं गोल्ड को क्या बना दूंगी, एनोड बना दूंगी। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक पूरा सेटअप है। इसके अंदर जो स्पून है हमने एज कैथोड लिया हुआ है, और जो एनोड है दैट इज ऑफ गोल्ड, क्योंकि हम गोल्ड की लेयर प्लेट करवाना चाहते हैं ऑन द स्पून। अब आप देखें रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, क्या हो रहा है कि जो गोल्ड सॉलिड है वो गोल्ड आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो आयंस हैं ये कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहे हैं और स्पून की लेयर पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो स्पून का कलर है वो अब गोल्डन हो चुका है, गोल्ड शेड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्पून को इलेक्ट्रोप्लेट कर लिया। आप डिफरेंट चीज़ों को कर सकते हैं, आप की को भी कर सकते हैं, और इस तरह की ज्वेलरी को भी हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसका फ़ायदा क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का? स्टूडेंट्स, जब हम एक सब्सटेंस को इलेक्ट्रोप्लेट करवाते हैं तो उसका एक ये मकसद होता है कि हम अपने सब्सटेंस को रस्टिंग से बचा सकें, क्योंकि हम एक ऐसे मेटल की ऊपर लेयर कोट कर रहे होते हैं जो इसे जंग लगने से बचाता है, ठीक है। दूसरी वजह ये होती है कि हम सब्सटेंस को ब्यूटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह कि अगर हम एक ऐसे मेटल की कोटिंग कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा शाइनी सरफेस वाला है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, और अगर हम ज्वेलरीज को इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं गोल्ड और सिल्वर से तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाते हैं, ठीक है। एक गोल्ड की रिंग लेना ज़्यादा महंगी होती है एज कंपैरिजन टू जब आप इलेक्ट्रोप्लेटेड रिंग अगर आप उसे खरीदें तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कम कीमत में अपने सब्सटेंस को, अपने मटेरियल्स को जो है वो ब्यूटिफाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको पता है आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि प्योर गोल्ड परचेज करना मुश्किल है, तो जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोप्लेटेड ज्वेलरी इस्तेमाल करने को प्रेफर करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किस तरह से इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है और हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं।